हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हुई। फिर से बच्चों एक बार सभी का स्वागत है। हम लोग अगला टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक है 4.6 और आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी जो बुक होती है उसके अकॉर्डिंग भी टॉपिक को आप सर्च कर सकते हैं। 4.6 पेज नंबर 145 पे दिया हुआ है, तो हेडिंग वगैरह क्लियर, जो किताब देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कल इसका हम एक और पार्ट पढ़े थे, उसमें हमने क्या किया था, एक सर्कुलर करंट लूप लिया था और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था। आज हम देखने वाले हैं कि वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अब हम इसके केंद्र पर नहीं निकालने वाले हैं, हम लोग कहाँ निकालने वाले हैं, इसकी अक्ष पर। जैसे एक्स वाई जेड आप अक्ष पढ़े होंगे, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो इसमें अगर हम हेडिंग को समझना चाहें तो फिर से हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, ऑन द एक्सिस मतलब अक्ष पर, और किसके कारण निकालनी है, एक सर्कुलर करंट लूप है, इसके कारण निकालनी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जिसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी को ही बना लेते हैं, सर्कुलर करंट लूप को। तो देखें आप लोग, ये आपका बन गया सर्कुलर करंट लूप या कॉइल। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सब लोग यहाँ मान दें, ये सेंटर है। मान लिया इसकी जो रेडियस है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लिया हमने क्या है, कैपिटल आर। अगर इस पर हम एक्सिस बनाएंगे तो एक्सिस ऐसी बनेगी, एक एक्सिस ये होगी, दूसरी भी बनाना चाहो तो एक ये होगी, और तीसरी एक्स वाई जेड हो गई, ये तीनों। लेकिन इन तीनों की आवश्यकता हमें नहीं थी, हमें केवल एक की जरूरत है। तो हाँ, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई है, और ये जेड। अब इसमें देखो, ये सेंटर, सेंटर से यहाँ कोई पॉइंट हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया, सपोज कर लीजिए पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। तो हमें इस पी पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, किसके कारण, इस पूरे सर्किल के कारण, हाँ इस पूरे लूप के कारण। तो ध्यान रखिएगा, अब कोई भी लूप डायरेक्ट हम नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे एलिमेंटों में बटा हुआ मान सकते हैं। कल हमने दिखाया था कि छोटे एलिमेंट की लंबाई कितनी होती है, डी एल, और करंट उसमें फ्लो होती है आई। तो हमने मान लिया इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई हो रही है, और कैसी फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे होता है, एंटी क्लॉक ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड होती है। अगर क्लॉकवाइज बहती तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब डाउनवर्ड होती है, या उसके इनसाइड में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजों को आप कंसीडर करिए। मान लीजिए इसका एक छोटा सा ये भाग है, देख रहे हैं आप लोग, इतना सा ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की आप डिस्टेंस कितनी लेने वाले हैं, डीएल। वैसा ही आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, एक ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी भी लेंथ डीएल। तो ऐसे ढेर सारे एलिमेंटों से मिलकर ये बना हुआ, डीएल 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 डीएल, इन सब एलिमेंटों से मिलकर ये बना हुआ है, ऐसा मानते हैं। इसको एलिमेंट के टुकड़ों में क्यों बांट रहे हैं हम, क्योंकि हमें वायो-सेवर्ट लॉ लगाना, वायो-सेवर्ट के आधार पर ही ये निकलता है। कभी कभी ऐसा भी कह सकता है कि वायो-सेवर्ट लॉ के आधार पर इसको लगाइए। ठीक है, अब हमें देखो, इस डीएल से पी तक की एक डिस्टेंस, क्योंकि हम इसके कारण ही निकाल रहे हैं, इसके कारण निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ से एक लेंथ क्रिएट करनी पड़ेगी, ये। तो यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस का नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, आर। और ये एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो इस प्रकार से आपका ये लूप बन गया। तो बताओ हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, सेंटर पर कि एक्सिस पर, एक्सिस पर। सेंटर पर तो हम याद कर ही चुके हैं, फाइंड कर ही चुके हैं। अच्छा, अब ये देखो, जो ये डीएल है, अभी रुक जाओ, ये जो डीएल है, इसके कारण पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कैसे बनता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ का जो एंगल होगा वो कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री।
तो ये छोटा ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। छोटा क्यों बनेगा? क्योंकि लेंथ भी छोटा है, छोटी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा ही होगा। अच्छा, अब इसको देखिए, अगर यहाँ पर हम इसको देखें तो ना तो ये ऐसे मतलब वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल, ना ऊर्ध्वाधर है और ना ही क्षैतिज है। तो क्या करें, इसको दो घटकों में, दो कंपोनेंट में ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो इसमें अगर माने हम कि ये एंगल कितना है थीटा, तो बाई सिमेट्री ये भी एंगल कितना होगा थीटा होगा। अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो जहाँ एंगल आता है वहाँ कॉस और जहाँ एंगल नहीं होता वहाँ साइन। तो जब इसको हम यहाँ रिजॉल्व कर रहे हैं तो एंगल की साइड है तो डी बी कॉस थीटा। इसको जब हम यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी बी साइन थीटा। यही रेजोल्यूशन होता। जो प्रोसेस इसके कारण हुई है वही प्रोसेस इसके कारण भी होगी। तो यहाँ से भी बेटा एक लेंथ आप बनाएंगे ऐसे। बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? स्वाभाविक है, अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगी। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, ये भी डी बी होगा। ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। इसको भी आप दो कंपोनेंट में बांटेंगे। अगर इस साइड बांटेंगे तो क्या आएगा, जहाँ कोण होता है वहाँ कॉस थीटा, तो डी बी कॉस थीटा। जब इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल बांटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा डी बी साइन थीटा। इनको आप लोगों को गौर से देखना है, ये आपको ध्यान देना था। इसके कारण दो घटक डी बी कॉस थीटा डी बी साइन थीटा, इसके कारण भी दो कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा डी बी साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, चित्र को ही थोड़ा सा हम सोच लेते हैं। ये देखिए यहाँ कंपोनेंट ये कितना है डी बी कहाँ क्यों जा रहा है ऊपर क्यों। ये भी कौन है डी बी कॉस थीटा, ये कहाँ जा रहा है नीचे क्यों। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा शून्य। क्यों? जैसे ये है जितना बल इस साइड लगे उतना ही बल इस साइड लगे तो कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब दोनों का रिजल्ट कितना निकला जीरो। तो कहने का मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट है, बराबर और विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते, कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, लेकिन इनको देखो, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट थे वो तो कैंसिल हो गए इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण, लेकिन इनको देखो ध्यान से, ये डीवी साइन थीटा ये डीवी साइन थीटा इक्वल तो है, और डायरेक्शन कैसी है, दिशा कैसी है, दोनों एक दिशा में। तो ये जुड़ेंगे कि घटेंगे? ऐड होंगे ना। हाँ, तो ये डीवी साइन थीटा किसके कारण है? ये डीवी साइन थीटा किसके कारण है? अगर यहाँ मानते तो एक और डीवी साइन थीटा था, यहाँ मानते एक और डीवी, ऐसे डीवी साइन थीटा ढेर सारे आते जाते। और जब हम पूरे लूप के कारण निकालते तो उन सारे डीवी साइन थीटा को क्या करते, जोड़ देते। क्योंकि आप संपूर्ण कॉइल के कारण निकालोगे तो उन सभी को जोड़ देते। जोड़ने के कितने तरीके हम बताए आपको? दो। एक तो सिग्मा मतलब समेशन, या एक समाकलन। तो इसमें कौन सी प्रोसेस आनी है? समाकलन। किसका समाकलन? जिनके खंड आप जोड़ रहे हैं। किसके खंड जोड़ रहे हैं आप? डीवी साइन थीटा का समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन कराएंगे। जो आंसर आएगा वही इसका डेरिवेशन होगा। समझ में आ रही है आप लोगों को कुछ बात? तो अब इसकी हमें लिखनी पड़ती है थ्योरी। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे वो हम अभी आपको दिखाते हैं। इसको देखें, आप लोग बना लीजिए इसको। हाँ देखो, तो इसकी जो फिगर है, इस फिगर की थ्योरी कैसे लिखते हैं इसको हमने हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में हम समझा रहे हैं। जो आपको दिखता है वही आपको लिखना होता है। तो थोड़ा सा हम आपको सिमेट्री बता देते हैं कि आपको ये जो फिगर दिख रहा है इसमें हम ये देखना चाहते हैं आईडीएल और आर के बीच कितना एंगल है, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ में हमें आईडीएल और आर के बीच एंगल देखना होता है। तो इसकी सिमेट्री हकीकत में ये है, देखिए जैसे बना हुआ, ये ऐसे नहीं बना हुआ है, ऐसे है। ये आप देख रहे हैं रिंग इस टाइप से। तो ये बीच का क्या है एक्सिस, ये क्या है सर्कुलर लूप, और जो आर है ये तो इस टाइप से है। अब ये लाइन और इसका लाइन के बीच एंगल कितना है? तो देखिए आप कहेंगे कि एंगल ऐसे करें तब 90 होगा, नहीं। तो आप देख रहे हैं इसका जो शेप है वो एकदम ऐसे नहीं है, हल्का सा ये है, तो इसलिए ये भी हल्का सा झुका हुआ है। तो बाई सिमेट्री यहाँ एंगल कितना बनता है 90। कहने का मतलब है डीएल और आर के बीच ये जो एंगल बनेगा इतना,
डीएल और आर के बीच ये एंगल कितना क्रिएट होता है 90। तो आई डीएल और आर के बीच एंगल कितना बनेगा 90। हकीकत ये है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें देखो हम लोग देखेंगे तो ये जो आर आपका है, आर और इसके बीच कितना एंगल क्रिएट होता है यहाँ पर 90। तो इसकी थ्योरी अगर लिखना चाहें तो लेट अस कंसीडर अ करंट सर्कुलर कॉइल या लूप विद रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ इट्स। ठीक है, let dl be the current element and distance from p is small r and x be the distance from center to axis point। ये आपको ऐसे लिखना होता है। और इसमें हमने क्या किया है कि ये छोटे छोटे डीएल पार्टिकल्स डीएल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग लिख रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बायो-सेवर्ट ने ही तो बताया था कि एक छोटे से एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो बनाया हुआ है ड्यू टू करंट एलिमेंट, मतलब इसके कारण या इसके कारण। तो बायो-सेवर्ट लॉ के आधार पर ही आना है। बताओ आप लोग बायो-सेवर्ट लॉ पढ़े हैं ना? क्या होता है, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब उस एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस। बताओ एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ 2 आर हैं, स्मॉल आर का स्क्वायर। बट थीटा कितना है यहाँ पर 90, किस किस के बीच, बिटवीन हाँ आईडीएल एंड आर। तो आईडीएल और आर के बीच कितना एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है हमारा 1। तो यहाँ पर कितना जाना है 1, तो बचेगा कितना, देयरफॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और बचेगा आई डीएल। कल के डेरिवेशन में भी, पिछले डेरिवेशन में भी यही था। इसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे। क्लियर? तो अब हमें क्या करना था, रिजॉल्व करना था मैग्नेटिक फील्ड को। नाउ देखिए, अब हम क्या करते हैं, पी पर, जो बिंदु पी पर है, डीबी को 2 घटकों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, 2 घटकों में विभाजित करते हैं। इसको आप कहेंगे कि नाउ वी रिजॉल्व डीबी एट पॉइंट पी इन 2 कंपोनेंट। कितने घटकों में उसको बांट रहे हैं, 2। क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था ये प्लेन के ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो 2 घटकों में आपने किया। तो इसमें देखो ध्यान से, लिख नहीं रहे हम, थोड़ा समझा रहे हैं। ये अप जा रहा है और ये डाउन जा रहा है, तो जितना आपका अप है उतना ही डाउन। डीवी कॉस थीटा, डीवी कॉस थीटा कैसे इक्वल है और अपोजिट है, इक्वल एंड डायरेक्शन में अपोजिट, तो दे कैंसिल आउट ईच अदर। वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, काट देते हैं। बट डीवी साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, डीवी साइन थीटा दूसरा भी डीवी साइन थीटा इक्वल तो है और डायरेक्शन में भी एक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एडम, जुड़ जाएंगे। तो जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे के कारण, जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरे के कारण, वो किसके कारण मिलेगा, इन डीवी साइन थीटाओं को जोड़ने पर। और जोड़ने के लिए हम लोग 2 तरीके, या तो सिग्मा या सीधा समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको कराना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मतलब ऊर्ध्व घटक है, ऊर्ध्व घटक कहाँ से लेंगे, फ्रॉम फिगर, चित्र से ऊर्ध्व घटक कैसे हो जाएंगे बेटा, निरस्त हो जाते हैं। जबकि देखिए आप लोग ध्यान दें, जबकि क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है। तो अब हम निकाल लेंगे, तो इसके कारण डीवी साइन थीटा, इसके कारण डीवी साइन थीटा, सब के कारण डीवी साइन थीटा, इन सबको हम जोड़ने वाले हैं। तो अब लिखेंगे हम संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसको आप लिखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, बी कैसे निकलेगा, जोड़ना है। जोड़ने के लिए यहाँ देखें सब लोग इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, डीवी साइन थीटा का।
डी बी, गौर से देखिए, अब हम ये हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया डी बी साइन थीटा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखवानी है। ये लिखा नहीं था ना? वो समझ जाएंगे, और लो समझ जाएंगे। बता दे वाला ना समझ। हां लिखा देखेंगे, एक सेकंड। यहाँ था dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ था बट थीटा इक्वल टू कितना था 90, ठीक है। अब हो जाएगा। अच्छा तो देखिए मान रखवाइए बेटा, वहां पर मान रखेंगे कितना v इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस dv की वैल्यू कितनी रखोगे, म्यू नॉट 4 पाई ये लिखा है। थोड़ा सा डेरिवेशन लॉन्ग है, आप लोग ध्यान से देखिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर इनटू कहाँ गया साइन थीटा, इनटू साइन थीटा। अभी आपने dv की वैल्यू रखी है, इनटू क्या है वहाँ साइन थीटा। कभी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ऐसे पढ़ा है, साइन थीटा बराबर लाल बटे का से लंब बटे कर, या इंग्लिश में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा तो परपेंडिकुलर देखो कोण यहाँ है, कोण के सामने वाला लंब होता है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बताओ बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, परपेंडिकुलर कितना है आर, अरे ये वैल्यू तो है, और अपन हाइपोटेन्यूज मतलब स्मॉल आर, ये कहाँ किसकी जगह पर आ गए, साइन थीटा की जगह पर आ गए। इतना आपका हो गया। तो अब आप इसमें देखो फ्रॉम फिगर मतलब चित्र से कितना, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। अब इसमें अगर हम केवल आर की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2। अगर यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो b इक्वल टू किस किस का इसमें इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, म्यू नॉट का नहीं होगा, और फाई का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आर की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। इसके बाद कौन रह गया, आई हो गया। हाँ यहाँ पर बचा इंटीग्रेशन, कौन इंटीग्रेशन किस में लगेगा, डीएल में लगेगा, आर भी रह गया क्या ये। अब आप ध्यान से देखिए, म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 4 पाई, बताओ ये दोनों एक से हैं, जब आधार समान होते हैं बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। एक यहाँ छुपा है, यहाँ 1/2, तो 1 + 1/2 कितना 2/2, 3/2, 3/2। 1 + 1/2 मतलब 1.5 होगा, 1.5 मतलब 3/2। और डीएल, इस डीएल का मतलब एल पूरी लेंथ, तो सर्किल की पूरी लेंथ कितनी होती है कल बताए थे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, आर किसका सर्किल की रेडियस, तो सर्किल की रेडियस कितनी है कौन सा कैपिटल आर, तो यही तो हमें ध्यान देना है, ये कैपिटल आर हो जाएगा बस। तो अब यहाँ पर आपका कुछ देखिए, तो कुछ कैंसिल आउट हुआ है, एक पाई से पाई 2 भी हो रहा है, 2 से 4। अब ये फिगर का काम खत्म हो गया, हटा दें इसको क्योंकि आपको लिखना यहाँ से होगा ना, फिगर का काम खत्म हो गया। तो देखिए इसका हम शेष पार्ट यहाँ लिख देते हैं। तो बताओ बेटा क्या लिखना चाहिए हमें, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये बचेगा म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर अपॉन 2 कट जाएगा ना, 2 पाई नहीं रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देखो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 बचा, बस यही तो बचा है, तो यही आंसर है आपका। अगर हम कहें कुंडली में फेरों की संख्या n हो, इफ n be the number of turn in coil, if n be the number of turn, then
मतलब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो b इक्वल टू म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर बाई इतना होता है। तो टफ नहीं है। कौन चीज क्या है? n फेरों की संख्या, i धारा, r क्या है? कुंडली की त्रिज्या और बाकी ये x डिस्टेंस है। सिंपल है, हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि dB की वैल्यू रखनी है साइन थीटा। एक बार फिर से देखो यार, चित्र में हमने देखा था क्या, ऊर्ध्व घटक कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल जुड़ रहे थे तो उनको जोड़ने के लिए समाकलन इंटीग्रेशन लगा दिया। ध्यान देना सब लोग यहाँ, dB साइन थीटा। पहले वैल्यू किसकी रखोगे? dB, और dB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, है ना, ये है। तो dB की वैल्यू रख दी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा चित्र से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हम देखेंगे कैपिटल आर है, कर्ण स्मॉल आर है, तो उसकी जगह आ गया कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, इसकी जगह साइन थीटा। अच्छा, अब देखो चित्र से यहाँ पर लिखा है, चित्र से समझिए। तो अब हमने चित्र में देखा कि वहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, है ना, इसकी वैल्यू स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू कैपिटल आर है और इसकी वैल्यू एक्स। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधा, तो ये हो सकता है। अच्छा, अब हम अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो इस पर अंडर रूट आना चाहिए। अंडर रूट को आप 1/2 की पावर भी लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर आर की वैल्यू मिल गई। आर स्क्वायर आर की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए, रख दिया। समाकलन केवल किसका होगा? डीएल का, तो डीएल की जगह लिख दिया। बाकी सब आप ऐसे छाप ही रहे हैं। डीएल का पूरा मान 2πr, ये संख्या भी वही, ये भी वही है, तो घातें जोड़ दी तो 1 + 1/2 कितना? 3/2। यहाँ तक पहुंच गए। अब जो कैंसिल हो गया कर दीजिए, जो बच गया वो आंसर। इस प्रकार से डेरिवेशन को आप लोग बार बार प्रयास करोगे, चीजों को समझने का प्रयास करोगे और सोचोगे, चित्र सीख लोगे तो डेरिवेशन कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है ना? तो इतना आप लोग ध्यान देंगे। लिख लीजिए इसको। अगर आप देखो इतना हो गया है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप, मतलब एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम चाहें कि जो सर्किल था, जो लूप था, उसके सेंटर पर निकालें, तो अगर इसको निकालें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल कह लीजिए या लूप कह लीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल या लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड अब हमें कहाँ निकालना है? जो आपका फिगर था उस फिगर के सेंटर पर। इसका मतलब है ये एक्स डिस्टेंस को हमें क्या करना है? कैंसिल करना, हटाना है। तो देखिए x इक्वल टू कितना रख देंगे? 0। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस खत्म करनी है हमें, एक्स एक्सिस। तो फ्रॉम फॉर्मूला, तो फॉर्मूले से देखो b इक्वल टू कितना? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये बेटा कितना हो जाएगा? देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0, ये स्टेप खत्म। अब इसकी इस पर जो है ये पूरी पावर अब इस पर नहीं आएगी, पूरी पावर इस पर ही आ जाएगी। तो आर स्क्वायर पर पावर कितनी चढ़ जाएगी? 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर पावर कितना हो गया? 3, और आर पावर 3 से आर पावर 2 कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा? म्यू नॉट एन आई 2r। देखिए आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया, एक आर, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्या कल आपने यही पढ़ा हुआ? ये मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पर पढ़ा है कल आपने। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, जहाँ n कॉइल में फेरों की संख्या, I प्रवाहित धारा, r क्या? उस कॉइल की रेडियस, और म्यू नॉट वायुमंडल की चुंबकशीलता, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहें कि एक ही डेरिवेशन से दोनों डेरिवेशन क्लियर करने हैं तो आप ये वाला आंसर भी ला सकते हैं और इसके आगे एक लाइन बढ़ा दीजिए तो सेंटर वाला भी आंसर। तो ये एक्सिस वाला आंसर है और ये सेंटर वाला। तो एक डेरिवेशन से दोनों ही लाए जा सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग तय कीजिए।